नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। साथियों, आज हम उत्तराखंड टीईटी फर्स्ट की परीक्षा का ये चौथा वीडियो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में पहला आपका 16वां प्रश्न है ये। 5वां प्रश्न प्रतिदिन देखते हैं हम। तो आंतरिक अभिप्रेरणा है ना, इंट्रिंसिक जो है मोटिवेशन का सबसे सही उदाहरण कौन सा है। नंबर एक कह रहा है शिक्षक के डांट से बचने के लिए पढ़ना। तो आंतरिक अभिप्रेरणा के लिए तो ये तो शिक्षक की डांट से बचने के लिए पढ़ना, ये तो गलत हो गया हमारा, है ना। अब पहले ये है कि आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है। आंतरिक अभिप्रेरणा है कि जो आंतरिक अभिप्रेरणा मोटिवेशन जो है, इंटरनल मोटिवेशन होती है ना, वो तब होती है जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को बिना किसी बाहरी दबाव या जो है बिना किसी लालच के केवल अपनी खुशी या अपनी मानसिक संतुष्टि के लिए करता है ना। तो शिक्षक के डांट से बचने के लिए तो मतलब अपनी खुशी नहीं है। परीक्षा में प्रथम आकर पुरस्कार जीतने के लिए पढ़ना, तो पुरस्कार जीतने के लिए पढ़ना भी ये कोई इतना वो नहीं है। और तीसरा किसी विषय को अपनी रुचि और आत्मसंतुष्टि के लिए सीखना भी, मैंने कहा था कि जो है इस चीज को जो है अपनी रुचि खुशी या आत्मसंतुष्टि के लिए सीखना, वही क्या कहलाती है, आत्म परिप्रेरणा। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और डी को भी देख लेते हैं, माता पिता की तारीफ पाने के लिए काम करना, नहीं ये भी एक टेम्परेरी साधन है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है शैशवावस्था में बच्चों के अंगों का अनुपात वयस्कों की तुलना में कैसा होता है। ठीक है, शैशवा अवस्था जो होती है उसमें बच्चों के अंगों का, शरीर के अंग जो है उनका अनुपात जो बड़े बच्चे या वयस्क लोग होते हैं उनकी तुलना में कैसा होता है कहा है। तो ऑप्शन ए है सिर शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में आनुपातिक रूप से क्या होता है, बड़ा होता है। तो बिल्कुल होता है। आप देखेंगे कि जो है बच्चे का सिर बड़ा होता है, बाकी पाँव जो है और वो हिस्सा छोटा होता है तब तक ना। तो ये तो सही है, पैर सिर से बड़े होते हैं, ये गलत है। सभी अंग वयस्कों से जैसे ही होते हैं, ये भी गलत है। और हाथ पैर लंबे होते हैं, ये भी गलत है। तो हमारा सबसे सुटेबल आंसर निकल रहा है ये वाला साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 18, समग्र शिक्षा अभियान किस स्तर की शिक्षा को कवर करता है ना साथियों। तो समग्र शिक्षा अभियान जो हमारा SSA था, पहले था ही सर्व शिक्षा अभियान ना, लेकिन समग्र शिक्षा अभियान है यहाँ पर बात करते हैं। तो समग्र शिक्षा अभियान कौन सा है, ये भी जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई क्या है, एक इसकी शिक्षा का एक योजना है, स्कीम है ना, ये स्कीम है। पर इस स्कीम के तहत क्या है कि आपका नर्सरी से लेकर के क्लास 12th तक, है ना, 12th तक पूरा, इसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी कहते हैं हम इसको, 12th को। ठीक है, तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल यहाँ तक जो है इसकी जड़ें फैली हुई हैं, किसकी, समग्र शिक्षा अभियान की। और इसका गठन जो है किस किस से, मान लो SSA सर्व शिक्षा अभियान से मिलके, और फिर उसके बाद रमसा कहते थे ना, रमसा, तो रमसा से मिलके, और इसके अलावा फिर मतलब जो है टीचर ट्रेनिंग होती थी, टीचर ट्रेनिंग, उनसे मिल करके तब किया गया है समग्र शिक्षा अभियान का गठन। तो इसमें अब किसको कवर करता है, केवल प्राथमिक गलत हो गया, केवल माध्यमिक गलत हो गया, केवल उच्च शिक्षा गलत हो गया, प्री स्कूल से 12 तक, ये सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि जेडपीडी की अवधारणा किसने दी ना साथियों। तो जो जेडपीडी है ये जो है उस अंतर या दूरी को, ठीक है, उस अंतर या दूरी को दिखाता है, किसको, जिसमें बच्चा अपने दम पर, मतलब अपने दम पर माने बिना किसी मदद के, ठीक है, बिना किसी मदद के काम करने की क्षमता को, और बड़े या जानकारों की मदद लेने की क्षमता को, यहाँ मदद ले रहा है, यहाँ बिना खुद कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर है, इस अंतर को दिखाता है कौन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी कहते हैं। तो इस ये दिखाता है कि अपने आप अपने बलबूते क्या कर सकता है और दूसरों के मार्गदर्शन में क्या कर सकता है, उन दोनों में अंतर, इसको हम कहते हैं जेडपीडी। तो इसको शायद साथ क्या था,
पियाजे इसका गलत है, ब्रूनर गलत है, स्किनर गलत है। वाइगोत्स्की ने जो है ये अवधारणा या ये कंसेप्ट दिया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कम दृष्टि वाले, लो विजन वाले बच्चे के लिए कक्षा में क्या व्यवस्था होनी चाहिए? सबसे पीछे बैठना, विजन ही लो है और सबसे पीछे बैठा दोगे तो वो तो बिल्कुल ही नहीं देख पाएगा। बड़े प्रिंट वाली सामग्री, उचित प्रकाश और ब्लैक बोर्ड के पास बैठाना, बिल्कुल सही है। यही हम सब करते होंगे। आपके वहाँ भी अगर कोई बच्चा ऐसा है तो वो उनके लिए, और कुछ भी विशेष नहीं करेंगे तो बच्चा पीछे पीछे ही रह जाएगा। और केवल मौखिक परीक्षा लेंगे तो उसका तो ओवरऑल डेवलपमेंट कहाँ से होगा? लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा से उसका लिखित परीक्षा में अंतर आ जाएगा, है ना? तो बाकी ऑप्शन गलत है और बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी भाषा से है। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? तो साथियों क्या है, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि लिखा है? इति धन आदि, आपने ये दिख भी रहा है, इति धन आदि ना, ये। तो इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि नहीं है, गुण संधि नहीं है, वृद्धि संधि नहीं है, यण संधि है। अब कैसे लगा हमें यण संधि है ना? यण संधि का अगर हम देखें कि व्याकरण में नियम क्या है साथियों, उसमें नियम यह है कि जब ई या फिर बड़ी ई, है ना, ये दोनों के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, इसके बाद कोई भिन्न स्वर आ जाता है, माना ओ आ जाता है, आ जाता है, ओ ऊ आ जाता है, इस टाइप से कोई भिन्न स्वर आ जाता है, तो ई और ई जो है, ये ई और ई, ये क्या बन जाता है? यौ बन जाता है साथियों। इसका स्वरूप बदल करके यौ में बदल जाता है। इसीलिए हमारा देखो, आपने क्या देखा यहाँ कि तौ के साथ ई लगी है, छोटी मात्रा, है ना? और धन, इसमें कौन सा आ रहा है? ये देखो, स्वर आ रहा है, आ सन आ रहा है। तो ये दोनों को मिला करके बन गया हमारा य, और यहाँ आ गया आ का या। ठीक है, तो ये बन गया इत्यादि। इति धन था, इति, और ये या आ गया, इत्यादि आ गया। तो इसका सही उत्तर हो गया डी ऑप्शन, यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों। अमृत का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से क्या है? तो विष, विष माने तो जहर हो जाता है ना, विष माने जहर हो जाता है। अगर देखें मधुप का अर्थ, तो मधुप का अर्थ होता है ये भौरा, क्या होता है? भौरा होता है इसका अर्थ, भौरा। और उसके बाद जो है, अगर हम बात करें आम्र, आम्र माने तो आम, आम्र पत्र कहते हैं ना, तो आम, आम हो गया इसका अर्थ, सॉरी आम्र ही लिख दिया मैंने, आम। और अब रह गया हमारा पीयूष। तो आप जनरली ये है, पीयूष का अर्थ जो है सीधी सी बात है अमृत ही होगा। यहाँ पर निकल के आ गया हमारा अमृत। तो पीयूष का अर्थ हो गया अमृत, इसलिए आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। अगला है सगुण का विलोम शब्द है। ठीक है, विलोम शब्द पूछा जा रहा है साथियों। तो पहला है सगुण का अर्थ क्या होता है ना? सगुण का अर्थ क्या होता है साथियों? सगुण का अर्थ होता है कि अ, गुणों को धारण करना, गुणों को धारण करने वाला। मतलब जो है आध्यात्मिक के रूप में इसका ज्यादा प्रयोग होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ना, इसका ज्यादा प्रयोग होता है कि इसको कहा जाता है कि ईश्वर, ईश्वर के एक रूप में सभी वर्णित गुण हैं करके। ठीक है, अब मतलब एक ही में सारे गुण, तो सगुण का अवगुण तो हो नहीं सकता, है ना? क्योंकि अवगुण का अर्थ होता है दोष। क्या होता है? अवगुण का अर्थ दोष। तो अवगुण का सगुण तो होगा नहीं। सगुण माने है गुणों से युक्त, और अवगुण माने है दोष। तो दोषों से युक्त तो नहीं है, अवगुण माने केवल दोष होता है, फलाने में ये अवगुण है, एक स्पेसिफिक अवगुण। ठीक है, लेकिन सगुण में सारे गुण, तो ये नहीं होगा। ठीक है, अगर हम चलते हैं दुर्गुण, तो अवगुण और दुर्गुण एक ही चीज है साथियों, है ना? ये भी बुरी आदतें हैं दुर्गुण। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं इसकी अगुण की ना। तो अगुण माने हुआ गुणों का अभाव, अगुण माने हुआ गुणों का अभाव। तो सारे गुण हैं और इसमें गुणों का अभाव है, ये भी नहीं है। हमने देखा होगा, आप सगुण शाखा, निर्गुण शाखा भक्ति काल में उनमें पढ़ा होगा आपने। अगर आप पुराने साथी हैं, नए साथियों ने तो शायद नई पुस्तकें पढ़ी होंगी। उनमें पता नहीं भक्ति काल के हम्म, कबीर, रहीम, तुलसी, इनके दोहे हैं या नहीं है, सगुण और निर्गुण शाखा से बिलोंग करते थे, कौन किससे करता था करके। तो ये चीज है। तो निर्गुण का अर्थ होता है साथियों गुणों से बिल्कुल रहित, निराकार, है ना? निराकार, निराकार
कह सकते हैं इसे। और सगुण को एक तरीके से हम कह सकते हैं साकार। साकार तो साकार और निराकार दोनों ये एक दूसरे के विलोम है। तो सगुण और निर्गुण दोनों विलोम हो गए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौन वाचन से निम्नलिखित में किस क्षमता का विकास होता है? ठीक है, मौन वाचन से छात्रों में किस क्षमता का विकास होता है? केवल उच्चारण सुधरेगा? मौन वाचन हो रहा तो उच्चारण क्यों सुधरेगा? गहन अर्थ ग्रहण करने और एकाग्रता की क्षमता बढ़ती है, बिल्कुल सही है। जब मौन वाचन होगा तो उससे क्या होगा कि बच्चा गहन डीपली जो है उस बारे में सोचेगा और कंसंट्रेशन उसका बढ़ेगा। तो स्टेमिना जो है कंसंट्रेशन का बढ़ेगा, ये सही हो गया। जोर से बोलने की आदत खत्म होती है, खत्म करना ही नहीं चाहता, याद रखने की क्षमता घटती है, ये किसने कह दिया? तो ऑप्शन जो है बी इसका सही उत्तर है साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षक के रूप में आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ना, तो एक भाषा शिक्षक के रूप में आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बच्चों को गृह कार्य देना, तो गृह कार्य देना तो कोई चुनौती है ही नहीं ना। और बहुभाषिक कक्षा में सभी बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण रणनीतियां तैयार करना, बिल्कुल सही है साथियों। बहुभाषिक ना, जो मल्टीलिंगुअल कक्षा होती है हमारी, इसमें क्या होता है कि अलग अलग भाषाओं के बच्चे बैठे होते हैं ना। अलग अलग भाषाओं के अलग अलग स्टेट से बच्चे आते हैं, अलग अलग प्लेसेस से आते हैं, तो जो है उनकी लैंग्वेज में डिफरेंस होता है ना। तो सभी बच्चों के जो व्यक्तिगत और भाषाई आवश्यकताओं के अनुसार सही शिक्षण जो रणनीतियां बनानी होती हैं टीचर को ना, उसमें वो एक चैलेंज है कि किस बच्चे के लिए कौन सी भाषा में कौन सा लेसन प्लान तैयार करें या फिर जो है टीचिंग प्लान तैयार करें। ये उसके लिए एक चैलेंज है। तो बस ये ऑप्शन बी हमारा सही है। बाकी समग्र समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना, ये क्या मतलब हुआ इसका? कक्षा में सन्नाटा बनाए रखना आज की चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में, तो ये वैसे ही सही नहीं है कि कक्षा में सन्नाटा बने रहे। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं पर्यावरण से। तो एनवायरमेंट साइंस में हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांश मुख्य रूप से किस मौसम में लाल फूलों से खिलता है? ना, तो साथी क्या है कि ये वर्षा ऋतु में तो वो बुरांश खिलता ही नहीं। पहले हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ग्रीष्म ऋतु में ये खिलता है, शीत ऋतु में खिलता नहीं है। मार्च और अप्रैल में खिलता है। ठीक है, इसके जो गहरे लाल रंग के फूल होते हैं ये बसंत के टाइम खिलते हैं ना। और बसंत की शुरुआत में, और बसंत की शुरुआत कब होता है? मार्च अप्रैल के टाइम। और इससे हम ऊंची ऊंचाई पर जाएंगे तो फिर वो वही फूलों का कलर थोड़ा सा फेड होकर के क्या होने लगता है? लाल से बदलकर गुलाबी कलर में बदलने लगता है साथियों। इसका तो हम हाई एल्टीट्यूड और लो एल्टीट्यूड की बात फिर बाद में करेंगे, किसी कोई प्रश्न ऐसा भी आएगा हमारा तो। और अभी जो है ये जान लीजिए कि सबसे पहले रेड कलर के होते हैं फूल, उससे थोड़ा हाइट में जाएंगे तो पिंक कलर में चले जाते हैं। पिंक कलर के बाद और आगे जाओगे तो फिर आपको जो है वाइट कलर के गुलाब के फूल भी दिखेंगे ज्यादा हाइट में। तो रेड पिंक RPW क्या समझ लीजिए, रेड पिंक और वाइट है ना। तो ये आप हाई एल्टीट्यूड के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दी असेंडिंग ऑर्डर में से रख दिया है। नंबर वन ये कम हाइट पर, फिर उससे ऊपर, उससे ऊपर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन से प्रसिद्ध जो है जो ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं वो कौन से हैं जाने जाते हैं जो, है ना। तो ये पूछा गया है। तो बात करते हैं अगर डॉक्टर सलीम अली के साथियों। तो डॉक्टर सलीम अली जो है एक प्रसिद्ध क्या है, भारतीय पक्षी विज्ञानी है। क्या है? पक्षी विज्ञानी है ना। पक्षी विज्ञानी, पक्षी विज्ञानी। और ये एक प्रकृतिवादी थे। तो इन्होंने पूरे भारत में जो है व्यवस्थित रूप से पक्षियों का सर्वेक्षण करवाया ना। इनका पूरा सर्वे कराया और उसके बाद जो है पक्षियों पर कई महत्वपूर्ण जो है पुस्तकें भी लिखी इनने। ठीक है साथियों। तो ये हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो गया है कि एक पर्यावरणविद जो पक्षी शास्त्री भी थे। तो पक्षी शास्त्री ये आ गया। अब देखते हैं नीचे कि ये क्या क्या थे, इनमें कौन पक्षी शास्त्री था। हमें पढ़ना सभी ऑप्शनों को पड़ेगा। तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन साथियों ना। जो MS स्वामीनाथन थे, इनने जो है भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है इन्हें, हरित क्रांति का जनक। ठीक है, तो ये हो गए हरित क्रांति के जनक, फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन कह सकते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन।
तो ये तो इन इस ऑप्शन में नाम कट गया इनका। उसके बाद आता है डॉक्टर वरीज कुरियन। ये इसलिए बताए जा रहे साथियों, जरूरी थोड़ी है कि डॉक्टर सलीम अली ही पूछा जाए, हो सकता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन आपसे पूछ दिया जाए, या डॉक्टर वर्गीज कुरियन पूछ जाए, या माधव गाडगिल पूछ दिया जाए। तो आपको जानकारी इसलिए दी जा रही है थोड़ा थोड़ा, कि आपको उस टाइम रिमाइंडर हो जाए कि ये हमने सुना था और ये थे ना। चलते हैं इसमें ऑप्शन सी में डॉक्टर वर्गीज कुरियन में। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है साथियों, इन्हें भारत में जो श्वेत क्रांति है ना, श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड थी? दूध से थी, ठीक है। किससे थी? दूध से। इसी तरह से आपको पीली क्रांति सरसों से, ठीक है। और ये सब देखना पड़ेगा। और जो है यहाँ पर क्या कहते हैं हम, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, हाँ। डॉक्टर वर्गीज कुरियन की बात करते हैं हम, तो श्वेत क्रांति का जनक ये माना जाता था ना इसे, कि फादर ऑफ वाइट वाइट रिवॉल्यूशन। और इसके बाद जो है अगर हम बात करते हैं माधव गाडगिल की, तो माधव गाडगिल जो है ये प्रसिद्ध जो है क्या थे, भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञानी थे, पारिस्थितिकी विज्ञानी, है ना। तो इनका भी रोल इसमें आया नहीं, बर्डमैन ऑफ इंडिया में। तो ऑप्शन में सलीम अली जो थे वो हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी मानवीय गतिविधि मरुस्थलीकरण को सबसे ज्यादा बढ़ावा देती है ना। मरुस्थलीकरण को साथियों, ठीक है। अब एक है ऑप्शन ए की जो है अत्यधिक चराई और वनों की कटाई। तो ऑप्शन ए है साथियों अत्यधिक चराई और वनों की कटाई। वो जो है मानवीय गतिविधि ये जो है साथियों क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटी डिजिटलाइजेशन होता है ना। तो ये है क्या, जब मानव द्वारा पेड़ों के, ये जो पेड़ हैं इनके काटने और जानवरों द्वारा जो है अत्यधिक ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग कहते हैं, मतलब अत्यधिक ये वनों की अत्यधिक चराई, ठीक है। जो ग्रेजिंग होती है, बकरियां वकरियां घास जो खा जाती हैं, या गाय भैंस, ओवर उसमें क्या होता है, उसमें ये घास के साथ साथ ही वो इसे ओवर ग्रेजिंग करते हैं, तो ये मिट्टी जो है, ये मिट्टी भी इसके साथ उखड़ जाती है ना। सॉइल जो है उखड़ जाती है। इसी को हम कहते हैं कि ओवर ग्रेजिंग हो गई, और बाकी वनों की कटाई हो गई ना, डिफोरेस्टेशन। तो ये क्या कहलाते हैं, आपके मानवीय गतिविधि मरुस्थलीकरण, जो मानव द्वारा होती हैं जो ना, वो। तो ये अब है क्या, अत्यधिक चराई और वनों की कटाई, अभी मैंने बताया। तो ये ऑप्शन इस यहीं पर आ गया, पहला ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन ए उसका सही हो गया ना। इसमें क्या होता है कि अत्यधिक चराई और वनों की कटाई में जो हमारी मृदा, फर्टाइल सॉइल होती है, ऊपर की मृदा जिसे कहते हैं हम, वो निकल जाती है, उखड़ जाती है, और वहाँ बंजरपन हो जाता है मिट्टी में। दूसरा है कि ये जैविक खेती, है ना। तो जैविक खेती करना जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है साथियों, ये तो पर्यावरण के अनुकूल है ना। तो अनुकूल है, तो इसको तो हम कह नहीं सकते कि मानवीय गतिविधि मरुस्थलीकरण होगा, इससे नहीं होगा बिल्कुल ना। और बाद में आता है वर्षा जल संचयन, ये इससे बिल्कुल अलग हटा हुआ टॉपिक हो गया ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो वर्षा के पानी को जमा करने की तकनीक को हम कहते हैं कि उसमें जाने जाते हैं वर्षा जल संचयन में। बाकी फसल चक्र अपनाना, फसल चक्र भी अलग चीज होगी कि इस खेत में आपने खेती की, उसके बाद साल भर छोड़ दिया, फिर दूसरी बार खेती की, अलग अलग खेतियां की, अलग अलग टाइप की, तो फसल चक्र होता है, ठीक है। तो वो अलग चीज हो गई, उसमें ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो गया साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक संसाधन है ना, जो कम्युनिटी रिसोर्स होते हैं हमारे, जैसे कि किसान, डॉक्टर या स्थानीय कारीगर, ये ईवीएस शिक्षण में क्यों महत्वपूर्ण है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्योंकि वे मुफ्त मुफ्त में स्कूल आते हैं, गलत, मुफ्त में आते हैं स्कूल, तो इससे जो है महत्वपूर्ण, मतलब इम्पोर्टेंट है करके ये तो नहीं होता ना। तो जो हमारा ईवीएस शिक्षण है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बच्चों को उनके वास्तविक परिवेश और समाज से जोड़ना, उनको अवगत कराने की, हमारा वास्तविक जो रियल हमारा वातावरण है, रियल परिवेश है, एनवायरनमेंट है, वो कैसा है, उससे जोड़ता कौन है, जब स्कूल में हमारी किसान या डॉक्टर या स्थानीय कारीगर ये सब आते हैं, तो इनको क्या होता है, व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करते हैं साथियों ना। तो इससे इसमें बच्चों के विषय के प्रति समझ उत्पन्न होती है, और ईवीएस के प्रति जुड़ाव लगता होता है उनका, है ना। तो इसमें अब ऑप्शन ढूंढते हैं हम क्या है, वो मुफ्त में
क्योंकि वो वास्तविक जीवन के अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान को साझा करते हैं। देखिए डी ऑप्शन, सॉरी, ये, हाँ, ऑप्शन बी जो है ये इसका आ गया साथियों, है ना। तो एक मिनट साथियों, मैंने किया था इधर किया। ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए ईवीएस कक्षा में क्या आवश्यक है ना। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो उत्पन्न करने के लिए जो हमारा ये साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है ना, वो विकसित करने के लिए ईवीएस कक्षा में क्या आवश्यक है। बच्चों को प्रश्न पूछने, परिकल्पना करने और छोटे प्रयोग करने के अवसर देना। बिल्कुल सही लग रहा है ना। बच्चों को प्रश्न पूछने, बिल्कुल उनकी जो क्यूरियोसिटी है उसको शांत करना चाहिए हमें। तो प्रश्न पूछने, उसके लिए प्रश्न पूछना जरूरी है। उनका परिकल्पना करने और छोटे प्रयोग करने के अवसर देना। उनको जितना अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो प्रैक्टिकल करने की, तो वो उतना आगे बढ़ेंगे, है ना। और क्या नाम कहते हैं, उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो विकसित होगा। तो ये तो हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो गया साथियों। बाकी देखते हैं, प्रयोगशाला के उपकरणों को केवल अलमारी में बंद रखना, ये कि तो किसी भी स्कूल में नहीं होना चाहिए। केवल वैज्ञानिक सिद्धांतों को रटाना, तो रटाने से क्या होगा, वो रटाना तो किताबी बातें हो जाएंगी और खोखला ज्ञान हो जाएगा। बाकी इनमें से कोई नहीं, ये तो ऑप्शन ही कोई नहीं कह दिया। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है इंग्लिश साथियों। चूज द साइनोनिम ऑफ द वर्ड abundant है। तो abundant का हमारा साइनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची ढूंढना साथियों, पर्यायवाची ना। अब पर्यायवाची क्या है, अब पहले हमें इनके अर्थ पता हो तो हमें पर्यायवाची पता चले, ठीक है। उससे पहले एबुंडेंट का पर्यायवाची क्या होता है या एबुंडेंट का अर्थ क्या होता है हमें पता होना चाहिए। एबुंडेंट का अर्थ होता है साथियों कि बड़ी मात्रा में, यानी कि जो है कोई चीज़ हमें बड़ी मात्रा में मिलती है उसको हम कहते हैं एबुंडेंट, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं स्केर्स की, है ना। तो स्केर्स माने तो हो गया दुर्लभ, क्या हो गया, दुर्लभ। तो दुर्लभ यानी कि ये तो ऑप्शन बड़ी मात्रा का पर्यायवाची हो ही नहीं सकता ना। जो चीज दुर्लभ होगी तो बहुत कम होगी ना, तो बड़ी मात्रा में हो नहीं सकता। तो उसके बाद रेयर की बात करें, तो रेयर तो आपने सुना होगा, ये भी दुर्लभ ही है। दुर्लभ बहुत ही रेयरली कहते हैं ना, मिलता है हमें। तो रेयर भी दुर्लभ हो गया। तो इसका मतलब जो है ये भी नहीं हुआ। उसके बाद आ रहा डी, लेस। लेस माने कम मात्रा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं पर्यायवाची की, हमें हमने इसका किया बहुत अधिक मात्रा, तो ये लेस कम मात्रा बता रहा है, इसलिए गलत हो गया। जब ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये पक्का होगा, है ना। अगर आपको इसका अर्थ नहीं बाई चांस आता है तो हमें पहले उन तीनों का अर्थ जान लेना चाहिए जो इनका अर्थ हमें पता चल पा रहा है। खैर, प्लेंटीफुल का अर्थ होता है साथियों, इसका अर्थ भी होता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में, बड़ी मात्रा में ना। तो प्लेंटीफुल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन नाउन इन द फॉलोइंग। तो नाउन के टाइप्स होते हैं ना साथियों, टाइप्स ऑफ नाउन, 5 टाइप्स होते हैं ना, 5 टाइप्स। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कॉमन नाउन जो है हमारा, कॉमन नाउन वो कौन सा है इनमें से ना। तो अगर बात करते हैं हम देहरादून की, किसकी बात करते हैं, देहरादून की। तो देहरादून अपने आप में एक सिटी है, एक स्पेसिफिक सिटी है साथ ही ना। ये सिटी जो है स्पेसिफिक है, इसका अपना नाम है। और दूसरा, अगर हमें देहरादून जाना है कहेंगे, तो हम देहरादून की जगह दिल्ली नहीं चले जाएंगे, देहरादून ही जाएंगे। तो इसका मतलब है ये कॉमन नाउन नहीं हुआ, ये प्रॉपर नाउन हुआ। ये प्रॉपर नाउन हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई है, ठीक है साथियों। और अगर बात करते हैं गंगा की, तो अगर हमें गंगा नहाने जाना है तो हम जो है यमुना में डुबकी नहीं मारेंगे, है ना। यमुना में डुबकी नहीं मारेंगे। इसका मतलब है गंगा भी जो है एक स्पेसिफिक नेम है रिवर का, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन, क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन हो गया। अब अगर हम ताजमहल की बात करते हैं, तो ताजमहल जाना है तो उसके लिए आगरा ही जाना पड़ेगा हमें ना, ताजमहल के लिए आगरा ही जाना पड़ेगा। इसके लिए हमें जो है बेंगलोर तो जाएंगे नहीं, बेंगलोर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है ये भी क्या हो गया, हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन, ठीक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम बात कर रहे हैं रिवर की साथियों। रिवर, रिवर कौन सी, हमें नहीं पता, आई डोंट नो विच रिवर यू आर टेलिंग ना। तुम किस रिवर की बात कर रहे हो।
या बता रहे हो वो रिवर में जाना है। नदी में नहा के आओ कहा आपको, तो नदी में आप जरूरी थोड़ी है कि आप गंगा में भी जा सकते हो, आप यमुना में भी जा सकते हो ना, आप जो है कोसी में भी जा सकते हो, सिंधु इंडस में भी जा सकते हो, इंडस नदी में भी, तो किसी भी नदी में जा सकते हो, बात है नदी की केवल आपको। तो ये आपकी कॉमन नाउन है साथियों, जो एक जाति का बोध कराती है, एक जाति का। रिवर जो है एक जाति का बोध कराती है। नदी, नदी माने ऐसी जगह, ऐसा वो जिसमें पानी बहता है, ठीक है, वो नदी है। अब कौन सी है इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक चीज है, एक स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक। गंगा एक स्पेसिफिक नदी है, अगर गंगा में नहा के आओ कहेंगे तो गंगा में ही जाएंगे, भले ही वो रिवर है, लेकिन रिवर इसकी जाति है और गंगा इसका नाम है, ठीक है, ये नेम है और ये इसकी जाति है, ठीक है। तो ये कॉमन नाउन आ जाएगा साथियों, रिवर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या होता है? हाँ, रिवर, रिवर ये हमारा राइट आंसर हो गया साथियों, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट। अगला क्वेश्चन है साथियों, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ ना। इन विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। तो पैसेज में जो किस शब्द का अर्थ है द वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ, प्लांट पौधों की वैरायटी और एनिमल लाइफ जानवरों का जीवन, है ना। तो बात करते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट तो बताता है साथियों जलवायु को, है ना। तो इसका तो मतलब होगा ही नहीं इससे ना। अगर बात करते हैं बी हैबिटेट्स की, तो हैबिटेट्स तो जानवरों का प्राकृतिक आवास है, इसकी बात करते हैं तो आवास हो गया ये तो, इस मतलब इसका भी नहीं हुआ। अगर अर्बनाइजेशन की बात करते हैं तो ये बात करता है हमें नगरीकरण या शहरीकरण जो भी है उसकी बात करता है, शहरीकरण की ना, अ, शहरीकरण, जहाँ सिटी, अर्बन, अर्बन एरिया की बात करता है। अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो ये जो है हमारा वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स की लाइफ की बात करता है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता कह सकते हैं हम इसे, जैव विविधता। तो विविधता शब्द से ही आ जाता है वैरायटी ऑफ प्लांट, ठीक है। वैरायटी ऑफ प्लांट से अगर हम बात करेंगे तो विविधता आएगी यहाँ, और एनिमल लाइफ भी उसी में आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो गया आपका बायोडाइवर्सिटी शब्द, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फाउंडेशनल ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट रिकमेंडेड फॉर अ चाइल्ड इज, क्या है ना। तो एक बच्चे के लिए जो है अग्रसारित की जाने वाली या संस्तुति की जाने वाली, या हम कह सकते हैं रिकमेंडेड अनुशंसा की जाने वाली ना, तो वो भाषा कौशल जो लैंग्वेज स्किल भाषा कौशल विकास का मौलिक क्रम क्या है, फंडामेंटल ऑर्डर जो है, मौलिक क्रम उसका क्या है। तो किसी मतलब एक बच्चा, सीधी सीधी आसान भाषा में अगर कहें तो, कि बच्चा जो है कोई, वो कैसे कैसे करके सीखता है, उसकी सीखने की लर्निंग प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट उसका किस तरीके से होता है। तो पहला देखते हैं, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग लिसनिंग। रीडिंग तो पहली गलत होगी ना, बच्चा अभी बच्चा है, अभी उसने कुछ देखा नहीं सुना नहीं और जो है पढ़ने बैठ जाएगा, नहीं किताब पढ़ने तो नहीं बैठ जाएगा, तो ये गलत हो गया ना, पहला तो गलत हो गया। फिर बी आ रहा लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, LSRW, यहाँ पर LSRW लिख दिया, वैसे ही खैर ये सही हो गया। देखो सबसे पहले बच्चा कोई चीज सुनेगा साथियों, फिर उसके बाद बोलेगा, फिर उसके बाद उसे उन ध्वनियों को किताब में देखेगा, उनके चिन्हों को उसे पढ़ेगा, और उन पढ़े हुए चिन्हों और देखे हुए चिन्हों के आधार पे वो कॉपी में लिख सकेगा। तो ये हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर है। बाकी राइटिंग तो शुरू में कहाँ से आ जाएगी बच्चे को, और स्पीकिंग तो बच्चा शुरू से ही बच्चे को सिखाना पड़ता है क्या बोलना है, माँ भी सिखाती है पहले बेटा पापा बोल करके ना। तो ये भी गलत हो गया हमारा ये ऑप्शन, जब सुनेगा तब बोलेगा, सुनेगा तब बोलेगा, पापा बोल बोलती है माँ, तो जो है बोल बोलती है तो सुन, उसको सुना रही है, और उसके बाद वो बोलने की कोशिश कर रहा है, फिर उसको ध्वनि चिन्ह जो है वो जो बोल रहा है उसके ध्वनि चिन्ह क्या होते हैं उसको वो किताब में पढ़ पा रहा है, फिर उन्हीं ध्वनि चिन्हों को वो लिख पा रहा है, जिससे वो शब्द वाक्य मतलब वर्ण वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य, और वाक्य से एक पैराग्राफ तैयार कर रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें ऑप्शन है, हमने देखा कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच ना। तो फिगर ऑफ स्पीच अलंकार का अर्थ को कहते हैं साथियों, अलंकार माने फिगर ऑफ स्पीच।
तो अब है क्या, ये कह रहा द क्लासरूम वॉज अ जू ड्यूरिंग रिसेस। तो जब रिसेस माने होता है मध्यांतर, जब हम मध्यांतर, जब मिड डे मील कराते हैं बच्चों को रिसेस के टाइम, तो द क्लासरूम वॉज अ जू ड्यूरिंग रिसेस। तो कक्षा जो है रिसेस के टाइम चिड़ियाघर बन गई थी, चिड़ियाघर ना। तो चिड़ियाघर बन गई थी, क्या है सिमिली, सिमिली यानी कि उपमा, उपमा क्या होती है जब उपमा किसे कहते हैं, उपमा अलंकार। जब उपमान का उपमेय से, उपमेय पर क्या किया जाता है, तुलना की जाती है उससे, तो वो सिमिली होता है। जैसे कि से मुख मयंक, न हूँ मयंक, से मुख मन हूँ मयंक, यानी कि सीता का मुंह चंद्रमा के समान है। तो के समान आ गया यहाँ पर, के समान, इट मीन्स दैट इज सिमिली। या फिर माई डॉग इज लुकिंग लाइक अ, माई डॉग इज लुकिंग लाइक अ लॉयन, लाइका। तो लाइक, यहाँ पर लाइक आ गया तो सिमिली है, ठीक है, उपमा हो रही है। बात करते हैं मेटाफर की, तो मेटाफर होता है साथियों रूपक अलंकार, है ना। रूपक अलंकार जब उपमान का उपमेय पर अभिहित आरोप लगा दिया जाता है, एग्जैक्टली उसे वो चीज बना दी जाती है जो हम कह रहे हैं। जैसे कि मेरा कुत्ता है इधर इधर, तो मैंने बोला माई डॉग इज लुकिंग लाइक अ लॉयन, बोला मैंने, टाइगर बोल दिया, ठीक है। और मेटाफर बोल दिया, वो कुत्ता है वो, उसे मैं इट बोल दिया, इट इज माई टाइगर, ठीक है, टाइगर बोल दिया। तो ये मेटाफर, कुत्ते को हमने टाइगर बना दिया, और जबकि वो टाइगर बन नहीं सकता ना, कुत्ता तो कुत्ता ही है। रूपक अलग है यहाँ पे। अब आते पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मतलब कि किसी भी जो निर्जीव चीज है, निर्जीव साथी है ना, निर्जीव वस्तु को अगर हम साकार रूप बोलने वाला बना दें, तो उसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण इसका अर्थ होता है। क्या होता है, मानवीकरण। हम बोलते हैं कि बादलों ने कहा हमें अब बरसने दो। बादलों ने कहा हमें अब बरसने दो, बरसात का सीजन चल रहा है, तो बादल कह रहे हैं हमें बरसने दो, लेकिन बादल ऐसा कहते नहीं है, गरजते हैं ना। तो गरजते को हमने, कवि ने जो है अपनी एक कल्पना में बोल दिया कि बादल बोल रहा है कि मुझे बरसने दो। ये पर्सोनिफिकेशन आ जाता है यहाँ पर। बाकी आ गया हाइपर बोले। हाइपर बोले में माने होता है साथी अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार ना। तो अतिशयोक्ति अलंकार किसी चीज को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के कह देना, वो हाइपर बोले हो जाता है। यहीं पर आ रहा है द क्लासरूम वाज जू ड्यूरिंग रिसेस। तो भाई चिड़ियाघर थोड़ी बन जाएगा वाकई में। मध्याह्न भोजन में बच्चे हल्ला कर रहे होंगे, मान सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो चिड़ियाघर में है, ठीक है। या चिड़ियाघर से ज्यादा जो है वहाँ हल्ला गुल्ला हो रहा है या जानवर रह रहे हैं। तो ये सही ऑप्शन हो गया हमारा हाइपर बोले, राइट आंसर इज हाइपर बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित की बात करते हैं साथियों। इसमें पहला प्रश्न है, पहली पांच अभाज्य संख्याओं का योग क्या है ना। तो अभाज्य संख्या साथियों प्राइम नंबर्स होती है हमारी। प्राइम नंबर्स वो होती क्या है, प्राइम नंबर्स पिछले उसमें वीडियो में शायद बताया था मैंने, कि वो संख्या जो या तो एक से, या फिर सेल्फ, खुद, स्वयं, उससे जो है क्या हो सकती है, विभाजित हो सकती है ना। बाकी किसी से विभाजित नहीं हो सकती। जैसे कि एक है तो एक तो एक ही से होती है, और तो किससे नहीं होती है, तो ये प्राइम नंबर भी नहीं हुई। अगर दो करते हैं तो दो जो है एक से तो विभाजित हो जाती है, और साथ में अपने आप यानी कि दो से, दोनों से विभाजित हो जाती है। तो दो हो गया, दो हमारी क्या हो गई, पहली अभाज्य संख्या। तो वो कह रहा है पहली पांच अभाज्य संख्या का योग क्या है, टू प्लस, उसके बाद थ्री को देखें तो थ्री भी जो है वन से या फिर थ्री से होता है। तो टू प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस, अब देखो यहाँ पर नाइन नहीं आएगा साथियों, नाइन जो है तीन संख्याओं से जाता है, खुद से भी, वन से भी नाइन है ना, वन से भी, थ्री थ्री जार नाइन, एंड नाइन वन जार नाइन, तो ये तीन संख्या से होता है। यहाँ पर नाइन नहीं आके नाइन की जगह 11 आएगा, ठीक है। अब अगर हम इनको जोड़ दें, तो टू प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव, फाइव प्लस फाइव इज इक्वल टू टेन, टेन प्लस सेवन इज इक्वल टू सेवनटीन, सेवनटीन प्लस इलेवन इज इक्वल टू 28। तो क्या आ रहा है हमारा आंसर, 28 आ रहा है साथियों, पहली पांच अभाज्य संख्याओं का योग, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 28। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक आयताकार खेत की लंबाई 40 मीटर, ठीक है, आयताकार खेत है, लंबाई 40 मीटर है और चौड़ाई 30 मीटर है, चौड़ाई 30 मीटर है। चारों ओर बाड़ लगाने की लागत 5 रुपये प्रति मीटर की दर से है। 5 रुपये प्रति मीटर जो है तार लगाना है उसमें। तो दर क्या, 80
क्या होगा, मतलब कितने रुपए में लगेगी, 5 रुपये प्रति मीटर की दर से उसको लगाने की लागत क्या होगी। साथियों अब अगर हम आ, इसमें उसका पूरा एरिया देखेंगे, क्या देखेंगे, एरिया देखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर खेत है ना, आयताकार खेत है, तो ऐसा खेत है जनरली। तो इसका जो हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 × L + B, यानी कि 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। अब दो दो को गुणा, लंबाई थी कितनी, 40 मीटर, और चौड़ाई थी 30 मीटर, ठीक है, ये आ गया हमारा 40। तो अगर ये क्या है हमारा दो, उसके बाद 40 × 30 = 70, कितना है 70, तो 70 दूनी 140 हो गया। एरिया तो आ गया साथियों हमारा, एरिया 140। अब एक एक स्क्वायर मीटर आ गया। अब 1 मीटर का है 5 रुपये, तो 140 को गुणा 5 कर दो, तो 14×5 = 70, तो 70 यानी कि जीरो एक और जोड़ दो, 700, लागत आएगी 700। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर जाएगा साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का एक प्रमुख दृश्य श्रव्य साधन है, ऑडियो विजुअल ऐड है ना। तो देखो, दृश्य श्रव्य का है साथियों, ऑडियो यानी कि जिसे हम सुन सकते हैं, विजुअल यानी कि जिसे देख सकते हैं। दोनों कहें इसलिए देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं दोनों को, ऐसा श्यामपट्ट केवल इसमें लिखा हुआ हम देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो ना। और रेडियो, इसको हम केवल सुन सकते हैं, इसमें चित्र नहीं दिखते। चार्ट पेपर, इसे केवल देख सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते। अब बात आती है हमारी ये स्मार्ट क्लास की। इसमें आपको ऑडियो भी मिलता है, टीचर्स लोग आपको बताते हैं, और उसके बाद जो है इसमें वीडियो भी देखने को आपको दिखता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में दृष्टिबाधित छात्रों के लिए गणित सिखाने का सबसे उपयुक्त माध्यम क्या है ना। तो सामान्य ब्लैक बोर्ड, सामान्य तो सामान्य आ गया, तो वो तो क्या इसमें स्पेसिफिक कुछ है ही नहीं, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया साथियों ना। उसका टेलर का अब अबेकस, अबाकस लिखा है, अबेकस होता है, और ब्रेल लिपि वाली गणित सामग्री। तो समावेशी कक्षा में दृष्टिबाधित बात कर रहे हैं हम, दृष्टिबाधित तो ब्रेल लिपि आपको दिख रही है, तो ब्रेल लिपि वहां पर आंसर तो वैसे ही सही हो जाएगा आपका। बाकी टेलर की अबेकस, इसकी भी एक स्पेसिफिक तरीका होगा जो दृष्टिबाधितों को सिखाता है। मैंने भी नहीं देखा है टेलर का अबेकस फिलहाल। आ, ये ऑप्शन हमारा सही है साथियों। और सी है केवल मौखिक व्याख्यान, ये तो उसके उनका ओवरऑल डेवलपमेंट पर एक बाधा है केवल मौखिक व्याख्यान। और उच्च स्तर का वीडियो, हम प्राथमिक की बात कर रहे हैं, उच्च प्राथमिक बात कर रहे हैं, उच्च स्तर का वीडियो से कहाँ से दिखाएंगे, और वीडियो दिखाने से कहाँ से होगा, दृष्टिबाधित है, सीधी सी बात है ना। तो नहीं है, इसलिए सही उत्तर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र कहता है 4 + 0 = 4 और 5 + 0 = 5, तो वह योग के किस गुण को समझ चुका है ना साथियों। तो किस गुण को वो समझ चुका है, क्रम विनिमय गुण पहला है, क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय गुण क्या होता है साथियों, इसका मतलब होता है कि संख्या का क्रम बदल देना है ना। जैसे कि हम कह देते हैं, कह देते हैं 2 + 3 = 5, क्या कह दिया हमने, 2 + 3 = 5। और इसी को अगर हम 3 + 2 = कहेंगे तो भी 5 होगा। क्रम बदल देते हैं तो जो है क्रम विनिमय गुण होता है। तो यहाँ पर क्या करा, 4 + 0 = 4 और 5 + 0 = 5। तो इसका मतलब क्रम तो नहीं बदल रहा, संख्याएं अलग अलग बदल रही हैं, तो क्रम नहीं बदला है उनका ना। तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सहचर्य गुण की, किसकी बात करते हैं, सहचर्य गुण के साथियों। तो सहचर्य गुण में क्या होता है कि एक संख्या दो संख्या नहीं होती, इसमें तीन संख्याएं होती है ना। तो तीन संख्याओं को जोड़ने का जो गुण होता है, जोड़ने के लिए होता है सहचर्य नियम। तो जैसे हमने कहा 2 + 3, 2 + 3 + 5 = कितना हो जाएगा, आएगा 2 और धन 3 = 5, ठीक है, +5 =10 आ गया, =10 आ गया। अब हमने इसे ध्यान से देखो, ब्रैकेट के अंदर रखा 2 + 3 और बाहर रखा है 5 को। अब हम उल्टा करते हैं, इसे 2 को ब्रैकेट से बाहर रख देते हैं, प्लस लगाया हमने और 3 + 5 कर दिया, ठीक है साथियों। तो क्या हो गया, 2 + ये आ गया, 3 + 5 = 8, तो =10 आ गया। इसका भी आंसर हमारा कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, 10 आ रहा है। तो ये हो गया हमारा सहचरी का गुण, ठीक है, ये आ गया सहचरी का गुण। अब बात करते हैं गुणात्मक तत्समक ना। गुणात्मक तत्समक क्या होता है साथियों, कि एक से किसी भी संख्या को हम गुणा करें तो जो है वो संख्या बदलती नहीं।
4 वन जा कर दो, 4 × 1 इजिकल टू 4 ही आएगा ना। और 5 × 1 5 ही आएगा। तो ये जो है ये गुणात्मक तत्सम है, गुणा वाली बात है। हम यहाँ पर योग की बात कर रहे हैं मेन चीज। ऐसे डी वाले को तो हमें वैसे ही नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बात आ रही है योग की और ये गुणात्मक बात कर रहा है। तो आता है लास्ट योज्य तत्सम। क्या करते हैं? योज्य तत्सम साथियों। तो इसमें क्या दिख रहा है हमें? 4 + 0 इज इक्वल टू 4, या 5 + 0 इज इक्वल टू 5, है ना। तो ये है। तो इसमें यही हो रहा है ना, किसमें? हमारे योज्य तत्समों में ऐसा ही दिखा रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा साथियों। चलते हैं नेक्स्ट। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे साथियों। तब तक के लिए थैंक यू। और जिन साथियों ने चैनल को मेरे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और इसे अधिकाधिक शेयर भी कर दीजिएगा। तो मुझे भी ज़रा मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं और वीडियो आपकी लिए बना सकूं। तो इसी के साथ धन्यवाद साथियों, बाय बाय।